हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको आप लोग HAU यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1970 को बनी थी। पहले किसका पार्ट हुआ करती थी? पहले ये PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, पंजाब के लुधियाना में है, उसका पार्ट हुआ करती थी। HAU के VC का नाम क्या है? इसके VC का नाम भी आपको याद होगा, BR कंबोज है। अच्छा, जीजेयू कब बनी है भाई? तो जीजेयू बनी है आपकी, ये याद रखना आप लोग, 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1995 को बनी है। चौधरी भजनलाल जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने राजनीति को एक अलग ही रूप दिया था, या यूं कहिएगा हरियाणा में राजनीति के चाणक्य भी वही कहलाए हैं और राजनीति की धुरी भी कहलाते हैं वो, और बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहलाते हैं। और उन्होंने ही इसी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, ये याद रखना। हालांकि अभी एक करंट अफेयर है चौधरी भजनलाल जी के नाम का, कि उनके ही नाम पे बालसमंद का कॉलेज होगा, बालसमंद में एक महिला कॉलेज होगा, वो उनके नाम पे बनेगा। और हिसार के अंदर एक चौक है, मटका चौक, फवारा चौक, उसका भी नाम जो है ना बदल के भजनलाल जी के नाम पे किया जाएगा। ये भी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री जो करंट में है, उन्होंने घोषणा की थी इसके बारे में कि ऐसा चौक होगा या कॉलेज होगा उनके नाम पे। और भजनलाल जी का पोता भव्य बिश्नोई अभी आदमपुर विधानसभा या आदमपुर उपचुनाव जो हुए थे उसमें विधायक सबसे कम उम्र का बन के आया है, ये भी याद रखना। भजनलाल जी की समाधि कहाँ पे है? उनकी समाधि आदमपुर में है, और आदमपुर उनका क्षेत्र, या यूं कहिएगा उनका कार्य क्षेत्र कह सकते हो मेन रूप से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1956 के दौरान जो है इस यूनिवर्सिटी का सेटअप हुआ है, तो ये तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी के रूप में जरूर याद रखना। इस यूनिवर्सिटी ने एक गोयल शांति पुरस्कार देना होता है साइंटिस्ट को, और ये इस बार के लिए सिलेक्ट किया गया है किसको? जो इसरो के चेयरपर्सन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चेयरपर्सन अभी के लिए कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है ना, एस सोमनाथ को दिया जाएगा ये। अच्छा, इसरो खूब चर्चा में है। इसरो क्यों चर्चा में है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आपको याद होगा 14 जुलाई के दिन, 14 जुलाई 2023 के दिन हमारा चंद्रयान 3, जिसको C3 कहेंगे हम लोग, इसको लॉन्च किया गया था। लगभग 40 दिनों के बाद में, यानी कि 23 अगस्त के दिन, 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:02 पे आप लोगों को ये चंद्रयान 3 वहां पे पहुंच गया था। और इसके अलावा इस बार का लॉन्च व्हीकल कौन सा था? इस बार का लॉन्च व्हीकल M3 था, ठीक है ना, जिसका नाम एक्चुअली फैट बॉय था। पिछली बार वाले का नाम बाहुबली था और इस बार का फैट बॉय था। इसमें तकरीबन 3900 किलोग्राम का वजन था, ठीक है। और ये जो उतरा है उस जगह का नाम भी आपको याद करना हो सकता है, उसको शिव शक्ति पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, SHAKTI, शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा, चंद्रयान 1 भी उतरा था, उस पॉइंट का नाम क्या था? चंद्रयान 1 जो उतरा था ना, उस पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट था, ठीक है ना, उसका नाम था जवाहर पॉइंट, वो जवाहर पॉइंट था। और इस बार चंद्रयान 3, क्योंकि 2 तो उतरा ही नहीं था, वो तो क्रैश हो गया था, तो चंद्रयान 3 जो है इसका उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। इसके लैंडर का नाम क्या? लैंडर का नाम विक्रम है। विक्रम साराभाई ने ही एक्चुअली इसरो की स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पे, उसी के अंदर से निकला था एक प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो रोवर का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? प्रज्ञान था। कितने दिन का मिशन था ये? 14 डेज का मिशन था। इसमें नट बोल्ट कौन सी कंपनी के यूज हुए हैं? तो एक कंपनी है जिसका नाम है एरो फास्टनर कंपनी, एरो फास्टनर कंपनी। ये अपने हरियाणा के रोहतक की कंपनी है। और इसमें केबल जो है ना, वो कौन से जिले की यूज हुई है? रेवाड़ी की यूज हुई है, रेवाड़ी, और रेवाड़ी की यूज हुई है। और इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है थर्मोकैब्स, थर्मोकैब्स की ये केबल यूज हुई है। अच्छा, ये चंद्रयान 3 को पूरा कंप्लीट मॉनिटर जो है ना, वो अंबाला की बहू कहिएगा, और जिनका नाम है आरुषि सेठ, ठीक है ना, आरुषि सेठ, उन्होंने किया था, कंट्रोल किया था, मतलब पूरा एंकरिंग किया था उस टाइम पे। हालांकि इसमें हरियाणा से और बहुत लोग थे, भिवानी से भी थे, हिसार से भी साइंटिस्ट थे, कई थे, लेकिन आरुषि सेठ का नाम थोड़ा सा और भी याद कर सकते हो आप लोग।
तो चंद्रयान 3 आने वाले टाइम में हमारा चंद्रयान 4 भी मिशन होगा, जापान के साथ हम मिलकर करेंगे। और इन्हीं दिनों में एक रशिया की एजेंसी है जिसका नाम है रोसकोस्मोस, ठीक है ना, रोसकोस्मोस है, रशियन स्पेस एजेंसी है, उसका था लूना 25, ये क्रैश हो गया था, मतलब खराब हो गया था, ये वहां पे नहीं पहुंच पाया था। और हम लोगों ने चंद्रयान 3 से अब तक जो मेजर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे विक्रम लैंडर उतरा है, मतलब उस जगह को हमने शिव शक्ति पॉइंट का है, उस जगह पे हमने टेम्परेचर को देखा। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे भूकंप को ऑब्जर्व किया और बहुत सारे मिनरल्स के बारे में वहाँ पे पता लगाया। तो साउथ पोल पे हम उतरने वाले दुनिया के पहले देश, और हमारा यूँ कहिएगा सॉफ्ट लैंडिंग था। अच्छा, पता है हम सॉफ्ट लैंड क्यों कर पाए थे? इस बार साइंटिस्ट ने बहुत गजब की चीज एक सोची थी। जब कोई चीज उतरती है ना नीचे, तो दो टाइप की वेलोसिटी होती है। एक वेलोसिटी होती है उसको आप लोग कहा करते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और एक वेलोसिटी होती है उसको आप लोग कहा करते हो वर्टिकल वेलोसिटी होती है। तो हमने इस बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जो है ना वो लगभग 0 के बराबर कर दिया था। एग्जैक्ट 0 तो देखो हो नहीं सकता आइडियली, लेकिन लगभग 0 के बराबर कर दिया, तो मतलब इधर इधर वो होवर ना हो, मतलब बिखरे ना। वर्टिकल वेलोसिटी है, इसको तो बढ़ा ही दिया था, इसको जारी रखा था, तो इस करके सीधा सीधा उतर गया था वो आपका। पहले से थोड़े से पाँव ज्यादा मजबूत थे, पेलोड वगैरह बाकी चीजें तो खैर अच्छी थी ही आपकी, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग ना ये जीके या यूं कहिए नेशनल करंट अफेयर्स का एक सेशन है, वो 1 अक्टूबर से कोशिश है मेरी कि आपके लिए डेली स्टार्ट कर पाऊँ मैं, ठीक है। एनीवे और अगर मुझसे आप लोग एचएसएससी टीजीटी पंजाबी के लिए पढ़ना चाहते हैं, ईवीएस हो या रोड सेफ्टी हो या हरियाणा जीके करंट अफेयर वेलफेयर स्कीम सब कुछ, तो इसका एक प्रॉपर बैच है। इसके अलावा अकेला हरियाणा जीके का भी एक प्रॉपर बैच है। इसके अलावा आप लोग कंप्यूटर का भी बैच ले सकते हो, या हरियाणा ग्रुप डी के 4000 एमसीक्यू का बैच कहिएगा, या चंडीगढ़ पीआरटी का बैचेस अवेलेबल है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। प्यारे दोस्तों, एक और भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीटा आज से ही मतलब वीटा ने ना एक गृहिणी के लिए, जो महिलाएं घर पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो हरियाणा के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा उनके लिए कंसेप्ट है। ये करंट अफेयर्स के लिए नहीं, ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, जस्ट फॉर न्यूज़ के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई इनिशिएटिव करना चाहता है उनके लिए एक्चुअली क्या है कि अगर कोई महिला है, गृहिणी महिला है, और वो फ्रेंचाइजी वीटा की लेना चाहती है, मतलब अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो वो कैसे कर सकती है? उसके लिए सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उसके कम से कम 5x5 की एक जगह होनी चाहिए, मतलब एक रूम होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 5x5 का। तो पहला पॉइंट तो इसने आवेदक में देखो यही लिख रखा है। सेकंड ये पॉइंट है कि आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी, मतलब हरियाणा डोमिसाइल होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि उम्र जो है ना वो 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए, या भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए अधिकतम 50 साल की उम्र होगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना वीटा बूथ संचालन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा मतलब अब तक नहीं होना चाहिए उसके पास में। इसके अलावा जो है ना उसका बेरोजगार, या तो वो बेरोजगार हो, या इसके अलावा मतलब यूं कहिएगा आप डिमांड ड्राफ्ट आवेदक का, मतलब आवेदन पत्र के साथ में बेरोजगार 5000, जो बेरोजगार है, ऐसा नहीं कि रोजगार भी नहीं कर सकता, मतलब जो बेरोजगार है वो 5000 का डिमांड ड्राफ्ट, जिसके पास रोजगार है वो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट है, सिक्योरिटी राशि और 25,000 का पोस्ट डेटेड चेक ये जमा करवाना होगा। लास्ट डेट इसकी 15 अक्टूबर है। और इसके अलावा बाकी कुछ और जानकारी तो उसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है 9729875057, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे सर? देखो, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहयोग मिलेगा, सरकार अपने आप ब्रांडिंग करेगी। अच्छा, एक मार्जिन जो है ना वो फिक्स मिल जाएगा, रॉयल्टी या रेवेन्यू शेयरिंग कुछ नहीं करना किसी को। इसके अलावा मतलब फिक्स चीज़ों पे फिक्स मार्जिन मिलता रहेगा। और कंपटीशन का प्राइस है, पहुंच इजीली जाएगा सारा सामान, डिलीवरी अच्छी होगी, लोगों का वैसे विश्वास वीटा पे है, घर पे जो महिलाएं बैठी उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल डीप फ्रीजर है, उसमें 5,000 की सुरक्षा राशि जमा करवाने पर वो उपलब्ध हो जाएगा। तो ये डीप फ्रीजर बहुत महंगे आते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। मतलब जो एक कूलर होता है एक आपका स्टील वाला, वो तो तकरीबन 50-60 हज़ार के आसपास बनता है। नॉर्मल डीप फ्रीजर भी तकरीबन 30-35 हज़ार का तो खैर आता ही आता है। तो वो 5,000 की सिक्योरिटी राशि पे ही मिल जाएगा। सो ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद कर सकते हो आप, मतलब याद इन द सेंस आप समझ सकते हो। अगर किसी को इसके लिए हेल्प मिलती है, कोई ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारे यूं कहिएगा नॉलेज पर्सपेक्टिव तो चीज़ें ज़रूरी है ही है अपने आप में। खैर आइए, पहला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में किसने नमस्ते योजना की शुरुआत की है? तो नमस्ते योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की है संजीव कौशल ने। संजीव कौशल कौन है सर? संजीव कौशल हरियाणा के मुख्य सचिव है। सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए एक योजना स्टार्ट की है, जन स्वास्थ्य नोडल विभाग के रूप में इसमें
काम करेगा। मुख्य सचिव है हरियाणा के संजीव कौशल, इनके द्वारा इस योजना का स्टार्ट किया गया है। एक्चुअली नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम, इसको नमस्ते कह रहे हैं हम लोग, एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और इस योजना से शहरी ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को रखने के लिए ही इस योजना को स्टार्ट किया। मतलब मेन उद्देश्य यही है कि साफ सफाई प्रॉपर रह सके हरियाणा राज्य के अंदर, ठीक है ना। सफाई कर्मचारियों को भी सुरक्षा मिल सके, उनका सम्मान सुनिश्चित कर सके, उनको भी स्थायी आजीविका दे सके, वो भी इस योजना का एक और उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें इस योजना में उन्हें जो है ना स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर पर आसान पहुंच बनाने के लिए स्वच्छता कार्य के अंतर्गत कम करने के जो है ना स्वच्छता कार्य के अंतर को कम करने के लिए कारगर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई सफाई कर्मचारी है, उसको कोई सीवरेज या सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों के पास में कोई मशीन आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। मतलब आप सोचिएगा कि उनको आधुनिक तरीके से उनकी हेल्प की जाएगी हर प्रकार से। सो ये एक नमस्ते योजना है जो स्टार्ट की गई है अभी हाल ही में। किसके लिए? सफाई कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए नेशनल एक्शन स्टार्ट किया गया है आपका। और मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, और प्रोजेक्ट के लिए व्यक्ति को 15 लाख और इसके अलावा जो है ना इसमें कुछ ऋण भी दिया जाएगा आपका। मतलब प्रोजेक्ट पर 15 लाख रुपए के ऋण पर 5 लाख रुपए तथा स्वयं सहायता समूह के 50 लाख रुपए के ऋण पर लगभग 19 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें सेप्टिक टैंक की सफाई के समय पर आने वाली समस्याओं को रोकने, सफाई कर्मचारियों को जागरूक करना, इसके अलावा जो है ना जो भी सीवरेज या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जो सुरक्षा उपकरण है उनका उपयोग करना, ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से ओवरऑल यूं समझो अनस्किल्ड सफाई कर्मचारियों को स्किल्ड सफाई कर्मचारियों में कन्वर्ट करने की टोटली ये योजना है आपकी। हाल ही में कौन कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जूनियर कोच बने हैं? तो जूनियर कोच कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द जूनियर कोच ऑफ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया? नाम है इनका विकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा। कानोदा गांव निवासी विकेश तंवर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जूनियर कोच बने हैं। झज्जर हरियाणा से संबंधित है, ये याद रखना आप लोग। हाल ही में किस गांव में बायोगैस प्लांट का बतौर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? तो बायोगैस प्लांट जो है ना उसको स्टार्ट किया गया मातन हेल के अंदर। मातन हेल में बायोगैस प्लांट है, ग्रामीणों को सस्ती रसोई गैस मिलेगी। और अभी हरियाणा के अंदर वैसे भी आपको पता है ODF प्लस बनाना एक टोटल हरियाणा के हर एक जिलों का ही टारगेट चलाया जा रहा है आपका। और इस करके जो है ना ये एक आपका स्टार्टिंग के अंदर मातन हेल के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब इससे जो गौशाला है, गौशाला का जैसे जितना भी आपका गोबर वगैरह होता है उससे बायोगैस बनाई जाएगी, तो कचरे को भी ठीक तरीके से मैनेज कर लेंगे, लोगों को रसोई गैस भी सस्ती मिल जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट है अच्छा हो जाता है और तो इसे पूरे हरियाणा में धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो कचरे से ही समझिएगा हर दिन उत्पादन होगा, इसका सबसे अच्छी बात है। और इसमें ये कचरा कहाँ से आएगा? तो गौशाला से गोबर आ जाएगा, पोल्ट्री वेस्ट आ जाएगा, फूड वेस्ट हो गया, ग्रीन वेस्ट हो गया, बायोग्राफी एबल सॉलिड वेस्ट हो गया। तो ये सब चीजों से मिलके जो है ना बायोगैस तैयार की जाएगी। किस राज्य का राजकीय और देश के पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रमुख पशु मिथुन की प्रजनन संबंधी दुविधा दूर करने के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, जिसको आप लोग CIRB कहा करते हैं, जो हिसार में पड़ता है, इन्होंने एक नई किट तैयार की है। काफी ज्यादा जरूरी सवाल है, सुपर इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ठीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा सर? अरुणाचल प्रदेश। पहले तो आपको ये करंट अफेयर GK के रूप में भी याद होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो मिथुन है। दूसरी बात याद रखिएगा आप लोग क्या कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिथुन पाया जाता है। ऐसा नहीं कि अकेले अरुणाचल प्रदेश का तो राजकीय पशु, बाकी नागालैंड में पाया जाता है, कुछ मिजोरम के हिस्से में भी है, नागालैंड में काफी ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश के बाद में। तो इसकी प्रेगनेंसी के लिए किट तैयार की है, प्रैग डीएम किट। 30 दिन के बाद 30 मिनट में ही बता देगी कि मिथुन प्रेग्नेंट है या नहीं है। यह किट तकरीबन 3 लाख जो मिथुन के पालक हैं या यूं कहिएगा इसको पालते हैं उन किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी ये। और मिथुन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के प्रमुख पशु है, जो गोजातीय प्रजाति का तकरीबन कहलाता है आपका ये। और इसके लिए एक प्रैग डीएम किट का नाम दिया गया है CIRB के द्वारा। 30 मिनट में ही ये जानकारी बता देगी। एक्चुअली नागालैंड का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, इन्होंने हिसार के केंद्रीय अनुसंधान केंद्र CIRB में इसके लिए सहयोग की मांग की थी, तो उन्होंने हिसार ने जो है ना ये कंप्लीट एक किट तैयार करके दे दी है।
और मैं आपको बता देता हूं कि हिसार के पशु शरीर क्रिया एवं प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष है डॉक्टर सज्जन सिंह और डॉक्टर अशोक कुमार बल्हारा। इनके अनुसार किट में 3 केमिकल की शीशी होती है। इस गर्भावस्था की जांच के लिए पहली शीशी से 3 और दूसरी शीशी से 6 ड्रॉप केमिकल होते हैं इसमें। उसमें 2 ml मिथुन का सोच है, मतलब यूरिन से ही चेक किया जाएगा। 20 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करना होगा। तीसरे केमिकल को मिलाने के बाद गाढ़ा भूरा रंग होता है तो गर्भ ठहरा है, रंग कोई नहीं चेंज हो रहा है तो मतलब गर्भ फिर नहीं ठहरा है। ये जो मिथुन है इसका इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों है? क्योंकि बहुउपयोगी पशु इसलिए जाना जाता है कि एक समय में 3 से 4 लीटर तक तो दूध दे देता है ये, तो यूं बड़ा इंपॉर्टेंट है दूध के लिए, समझो। अच्छा, वयस्क पशु से 600 किलो तक मांस मिलता है इससे। इसके अलावा इसका चमड़ा यूज होता है। इसके सींग से नागालैंड में म्यूजिक यंत्र बनाए जाते हैं। मान लो पशु मर गया है तो उसके लिए, बाकी आपको पता है तस्करी जीते जी भी कर ही लेते हैं लोग, बलि देने के लिए लोग यूज करते हैं। कहते हैं 8000 साल पहले ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका बलि परियोजना के लिए या व्यापार के लिए इसका बड़ा यूज करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में वर्षा वनों में ये मिथुन पाया जाता है आपका, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, दिखने में लगभग भैंस जैसा सा होता है, वो फोटो मैंने लगाई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के सरबजोत सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है ये अंबाला के हैं सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक है। सरबजोत स्थापित कर चुके हैं कई सारे कीर्तिमान, जैसे कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो वर्ल्ड कप है उसमें जूनियर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ताइपे के दोहा में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल और 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड जीत चुके हैं। और अभी रिसेंटली जो है ना, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया लेकिन सीधा आपको पढ़ा रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने नगर पालिका, नगर परिषद और इसके अलावा जो नगर पालिका समिति है इसके अध्यक्ष जो जिनके भी अध्यक्ष हैं इनके लिए एक न्यूज़ दी है, या यूँ कहिएगा इनको एक बड़ा झटका दिया है। कुछ नियम इनके लिए जोड़ दिए हैं। जैसे नियम क्या जोड़े हैं सरकार ने, मैं बताता हूँ आपको कि 50 लाख तक के भुगतान अप्रूवल कमेटी के चीफ बने MC अध्यक्ष, और 50 लाख से अधिक के जो MC आयुक्त हैं उनको जिम्मेदारी मिल गई है। अब 50 से ज़्यादा के वो अप्रूवल नहीं कर सकेंगे, मतलब टेंडरिंग टाइप में जो पैसे वगैरह होते हैं ना, इसके लिए तो एक मीटिंग करना, जो पेमेंट कमेटी की मीटिंग है वो हर 10 दिन में करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो ना सरकार ने नगर पालिका परिषद और नगर पालिका समिति के अध्यक्ष 50 लाख रुपए तक के भुगतान के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकाय की अप्रूवल के लिए एक चीफ बनाया गया है। वो चीफ के बिना अप्रूवल नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए ये एक नया नियम लेके आई है सरकार। खैर, सो आप लोग इतना ही आज के लिए सेशन को रखिएगा, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। बताना आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या होगा। राधे राधे, मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल की क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।